Good morning, students. This is the second part of Stories of Indian Democracy. In last video, we have discussed about the forms of democracy and we have discussed about the challenges before direct form of democracy. And as I told you earlier that India has adopted a indirect form of democracy in which the people of India elect some representatives which use the डिसीजन मेकिंग पावर. ठीक है, ये किसके बिहाफ पे करेंगे? ये पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीजन मेकिंग पावर को यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक और सब हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर की, विच इज़ द कोर वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. कोर वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. अब क्या क्या कोर वैल्यूज़ हैं, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने अर्लियर 2 चैप्टर्स कल्चरल चेंज एंड स्ट्रक्चरल चेंज में हम लोगों ने जैसे अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग ब्रिटिश एरा और कॉलोनियल एरा से की है, वैसे ही हम इस सब हेडिंग की स्टार्टिंग भी अपने ब्रिटिश और कॉलोनियल एरा से करेंगे. स्टूडेंट्स, कई लोगों का ये मानना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी ब्रिटिश और कॉलोनियल एरा में आई थी, लेकिन अगर अपन अच्छे से डिस्कस करके देखें, अच्छे से रिसर्च और स्टडी करके देखें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में बहुत सारे वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बिफोर ब्रिटिश एरा भी अवेलेबल थी. अगर हम लोग वेरियस स्क्रिप्ट्स पढ़ के देखें तो भी हमको मालूम पड़ेगा कि इवन दो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन हाँ, इक्वालिटी की बात हम लोग कहीं ना कहीं करते थे. जो सिविलियंस के जस्टिस की बात हमारी वेरियस स्क्रिप्ट्स में होती रही है. इवन दो मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगी कौटिल्य, चाणक्य भी जिसको हम लोगों ने कहा है, तो उनका अगर आप कभी अर्थशास्त्र जो उन्होंने, उनकी खुद की स्क्रिप्ट है, वो आप पढ़ के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कैसे एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो नहीं है, दैट इज मोनार्की. वो मोनार्की है जिसमें एक किंग होता है जो रूल करता है. लेकिन किंग और मोनार्क के ऊपर भी कौटिल्य ने, जिसको चाणक्य के नाम से भी आप जानते हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं. और कौटिल्य ने ये भी कहा है दैट द मोनार्क और द रूलर इज द फादर ऑफ सिविलियन. वो सिविलियन के फादर जैसा है और सिविलियन की सारी रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो ये भी एक डेमोक्रेसी है, इवन दो इट वाज नॉट बाय द पीपल बट इट वाज फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल एज वेल. स्टूडेंट्स, नाउ द लार्जर क्वेश्चन इज कि जिस सोशल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सोशल चेंज क्या वेस्टर्न थॉट है और इंडियन थॉट है? अगर अपन इसको और अच्छे से इन डिटेल स्टडी करके देखें तो हमको मालूम पड़ेगा दैट द थॉट ऑफ सोशल चेंज इज एन आउटकम ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड इंडियन थॉट एज वेल. दोनों ही थॉट्स जो हैं उसने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को चेंज करने में और कुछ रिफॉर्म्स लाने में. लेकिन एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने की है कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक थियरी हैं, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हैं वो डेमोक्रेसी के मीनिंग पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इम्पोज करते हैं, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं. अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी की बात करते हैं जहाँ इक्वालिटी होगी. द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी सेज अबाउट इक्वालिटी. इसके अलावा ये लोग बात करते हैं इक्वालिटी कौन कौन सी फील्ड की होगी. सो स्टूडेंट्स, ये इक्वालिटी होगी सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी. तो जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी की बात करता है. देयर आर 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. हम लोगों ने इनिशियली इसी मॉडल को पढ़ा था. अब यहाँ पे दिक्कत हमारे सामने ये आई कि इस मॉडल को इंडिया में अडॉप्ट कैसे करें, क्योंकि इंडिया में तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी है कि कुछ तो रूलर राजा महाराजा लोग थे
जबकि दूसरे जो थे वो मास था, जिनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं थे। हमारे यहाँ सोशल इनइक्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा रही हैं। हम लास्ट चैप्टर्स में ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच में सोशल इनइक्वालिटीज़, अनटचेबिलिटीज़ हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती आई थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। कोई अपर है, कोई मिडिल है और कोई लोएस्ट है। और आज की डेट में भी आप देखेंगे कुछ लोग जैसे अंबानी, अडानी, अंबानी का अगर आप देखें एग्जाम्पल लें तो अराउंड 35 फ्लोर्स हैं उनके बिल्डिंग में। मैं बंगलो भी इसको नहीं कहूँगी, इसको बिल्डिंग कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अंबानी के पास जो बिल्डिंग है अराउंड 35, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में राइट फ्लोर्स का नंबर जो है मेंशन कर सकते हैं। 35 फ्लोर की बिल्डिंग में अंबानी रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। जबकि कई लोग मुंबई के धारावी स्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा लाइट में हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि एक रूम रहता है और उसी एक रूम में 5 to 6 मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि एक रूम में 5 to 6 रह रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे अंबानी ये 35 फ्लोर्स में रहते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में जो कि शेल्टर लेस हैं, उनके पास एक रूम, सिंगल रूम भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी, जो इतनी सारी इनइक्वालिटीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो इन इक्वालिटीज़ में हम कौन सी वाली इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट करें? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, सबके सामने क्वेश्चन मार्क है कि हम कौन सी वाली इक्वालिटी, फॉर्म ऑफ इक्वालिटी को अडॉप्ट करें। देन स्टूडेंट्स, हमारे सामने बहुत सारे फिर क्वेश्चन रेज हो जाते हैं कि क्या सबके पास राइट मिलने पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी एस्टैब्लिश तो कर दी, जिसमें कि हम लोगों ने सोशल इक्वालिटी की भी बात की है। लेकिन क्या ये बात मिलने पर, ये राइट मिलने पर क्या डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी? ये एक लार्जर क्वेश्चन हमारे सामने है। या फिर क्या किसी को वोटिंग राइट प्रोवाइड करने पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी? क्या डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का मतलब सिर्फ यही काम करना है, या फिर ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कुछ और भी वर्क करना ज़रूरी है? क्या इनकी सक्सेस कितनी रही, फेलियर कितना रहा, उसके बारे में भी जानने की रिक्वायरमेंट हमारी है। अगर हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, बिफोर 1947 की बात करें, तो ऐसे ही कुछ एक इश्यूज थे कि हम किसको प्रमोट करें। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर भी दें, लेकिन क्या सिर्फ इनका एस्टैब्लिशमेंट वंस करना, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इसको आपने मेंशन कर दिया, क्या सिर्फ यही इनफ है? या फिर इसके आगे भी, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको ग्रास रूट लेवल पर लोगों को अवेयर करना होगा और भी एफर्ट्स पुट करने होंगे यहाँ पे, जिससे कि ये रियल सेंस में सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो पाए। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मेंशन कर देने से काम नहीं चलेगा। तो इसको लेकर 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू प्लस 8 अदर कांग्रेसियंस, ठीक है, मोतीलाल नेहरू एक और 8 दूसरे, तो टोटल 9 लोग हो गए। ये टोटल 9 लोग मिले और इन्होंने हमारे एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। और 1931 का जो कांग्रेस का, देखो, मोतीलाल नेहरू प्लस 8 इज इक्वल टू 9, इन्होंने हमारा प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो कैसा होना चाहिए, इसको लेकर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया इन्होंने। ये ड्राफ्ट इन्होंने कब प्रपोज किया, या फिर अपन कह सकते हैं ये पब्लिक डोमेन में कब आया, तो 1931 में जो कांग्रेस थी उसका एक समिट हुआ था। आज के पाकिस्तान में है कराची,
कराची में समिट हुआ था कांग्रेस का, और 1931 में कांग्रेस के कराची समिट में ये जो प्रपोज़ल था, जो मोतीलाल नेहरू +8 ने प्रिपेयर किया था, ये पब्लिक डोमेन में आया, और इसमें इन्होंने ये बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इसलिए माना जाता है कि कराची प्रपोज़ल जो है वो डेमोक्रेसी की एक ऐसी हाइपोथेसिस क्रिएट करता है जो कि डेमोक्रेसी को ना सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड करता है, बल्कि वो रियल और सर्टिफाइड सेंस में डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, और उसके साथ ही हमारी सोसाइटी के रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म पर भी काम करना चाहता है। कराची प्रपोज़ल जो था उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन हो रही है, ये बात मालूम पड़ रही है कि जो भी हमारे वैल्यूज़ ड्यूरिंग दिस नेशनल फ्रीडम मूवमेंट थे, वो कराची प्रपोज़ल में भी डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गए। ये प्रपोज़ल में कुछ बेसिक वैल्यूज़ को डिस्कस किया गया है, और यही बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो लेटर ऑन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें ना सिर्फ हम लोगों ने, या फिर ना सिर्फ कराची प्रपोज़ल जो था उसमें पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई, बल्कि इसमें सोशल जस्टिस की भी बात कही गई, और इकोनॉमिक जस्टिस की। जिन 3 इक्वालिटीज़ की हम लोगों ने बात की है, अगर अपन बात करें इक्वालिटी एंड जस्टिस, सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, तो सेम इक्वालिटी के साथ ही सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस की भी यहाँ पर बात की गई। अब इन सब के मीनिंग क्या है, सिंस हम लोग लास्ट ईयर क्लास 11th में इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं इनको इतना डिटेल में तो एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ इस बार। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि इनके ब्रीफ मीनिंग, वन लाइनर मीनिंग क्या होंगे। सिंपली अगर मैं कहूँ, सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस इज नोन एज इक्वालिटी एंड जस्टिस। हम लोग बात कर रहे हैं आगे कि जो कराची प्रपोज़ल था, इस कराची प्रपोज़ल में सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात की गई, और कहा गया कि सबको ये प्रोवाइड करना, इंश्योर करना सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी। अब कराची प्रपोज़ल का एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी कराची प्रपोज़ल प्रपोज का हुआ था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 1931 में, और इसमें ये भी था, आप देखेंगे, व्हाट स्वराज विल इंक्लूड। जो स्वराज होगा, स्वराज किसको कहते हैं? सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। ये पूरा प्रपोज़ल आपकी बुक में मेंशन है। इसके अलावा भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पूरा प्रपोज़ल इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन कराची प्रपोज़ल कब प्रपोज किया गया था, या फिर किसने प्रपोज किया था, इसको ड्राफ्ट किसने किया था, ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चंस हायर एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमारी प्रीएम्बल जो है, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो कौन से प्रपोजल से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एक बताऊंगी कि कौन कौन से हमारे कुछ प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट में है, या फिर हमारी प्रीएम्बल में है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्वराज एज conceived by the Congress should include real economic freedom of all masses. Masses का मतलब होता है we the people of India. Mass का मतलब जनता, public. The Congress declares that no constitution will be acceptable to it unless it provide or enable the Swaraj government to provide for. अब कौन कौन क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करने हैं उसके बारे में लिखा है। मैं आपको ऊपर जो
मोर देन 2 लाइन से इसको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें ये बात कही गई है, द कांग्रेस डिक्लेयर्स दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो कि ये फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ये स्वराज प्रोवाइड नहीं करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मीटिंग, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन है। द सेकेंड पॉइंट इज freedom of religion, article number 25 to 28, protection of all cultures and languages, article number 29 and 30, all citizens shall be equal before the law, article number 14, no disability in employment or trade or profession on account of religion, caste, sex, ये article number 16, इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर ऑल इन रिगार्ड ऑफ पब्लिक वेल्थ, स्कूल एट्सेट्रा। ये आर्टिकल नंबर 44 जो आपका है वो यूनिफाइड सिविल कोड की बात करता है। स्टूडेंट सारे मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, लेकिन हाँ इनिशियल मैंने आपको आर्टिकल वाइज बता दिया कि कैसे कराची प्रपोजल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी प्रीएम्बल को और वेरी स्पेसिफिकली कराची प्रपोजल ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया है। आगे बढ़ के देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल भी मैं आपको बताना चाहूँगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, socio-economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity, integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू दैट जब वैल्यूज़ की बात आती है कि व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो जो भी यहाँ पे आपको कैपिटल में मेंशन दिख रहा है, दीज ऑल वर्ड्स आर द कोर वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। और ये सिर्फ सोशोलॉजी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जब सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का चैप्टर है, तब भी आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए अभी आप इसको अच्छे से ध्यान दें। जिसको मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश की है, ये सारे भी आपके कोर वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैं। आगे स्टूडेंट्स अगर अपन कंटिन्यू करें, देन डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन मैनी लेवल्स। सिर्फ एक लेवल पर काम नहीं करता है कि सेंट्रल लेवल पर डेमोक्रेसी रहेगी और स्टेट और लोकल लेवल पर आपकी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी बहुत सारे लेवल्स पर वर्क करती है और फंक्शनल रहती है, ऑपरेशनल रहती है। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को ऑपरेट करने का काम करता है, उसको इंश्योर करने का काम करता है। डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर कट, जैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा था कराची प्रपोजल की, जहाँ हम लोगों ने बात की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मीटिंग, ये कौन अश्योर करता है आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आज की डेट में ये अश्योर करने का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मीटिंग, ये काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर अस फॉर दीज ऑल फंडामेंटल राइट्स। और इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये प्रोविज़न करता है कि डेमोक्रेसी का कंटेंट क्या होगा और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी। नाउ द completely new heading is the debates of इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स के बारे में पढ़ें तो उसके पहले ज़रूरी है कि हम एक ऐसे मेंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो नहीं थे, एक ऐसा इंसान जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी, उसके थॉट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया, उसकी मेकिंग को अफेक्ट किया। देन he was महात्मा गांधी। महात्मा गांधी was not a member of Indian Constituent Assembly, लेकिन उनके थॉट्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा, उसकी मेकिंग को, उसके ड्राफ्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। महात्मा गांधी ने स्टूडेंट्स 1939 में एक मैगज़ीन निकालते थे महात्मा गांधी,
1932 के बाद से महात्मा गांधी ने एक मैगज़ीन निकाली आफ्टर 1932। इनिशियली वो नहीं निकालते थे। मैगज़ीन का नाम था हरिजन। हरिजन नाम से एक मैगज़ीन महात्मा गांधी निकालते थे। 1939 में उस मैगज़ीन में महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल का नाम था द ओनली वे। 1939 MG महात्मा गांधी, इन्होंने लिखी थी, मोहनदास करमचंद गांधी एज वेल। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा और उन्होंने लिखा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें क्या होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ट्रुथ बेस्ड डिबेट्स होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों का ही एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होना चाहिए और इसी को ही बाद में इम्प्लीमेंट करते हुए, इसी को ही बाद में इनेक्ट में लाते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल थी, हेल्दी थी। कहीं कहीं पर क्लैशेस हुए लेकिन उनमें कॉमन कंसेंसस प्रिपेयर करके या फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी पॉजिटिवली करने की कोशिश की और डिसीज़न लिए गए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कब हुई थी, क्या कब हुआ, इस चीज़ के बारे में हम लोग लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ में पढ़ चुके हैं। एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन अगर मैं दे दूं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, तो शुरू से ही सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने इन 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड करना स्टार्ट कर दी थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी मेड बाय द इंडियंस। और क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड बाय द इंडियंस तो इसके लिए इसके लिए एक बनेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जिसके मेंबर भी इंडियंस ही होंगे। ये बात किसने कही थी? तिलक ने कही थी सबसे पहले। लेटर ऑन बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स आते गए, उन्होंने धीरे धीरे करके ये बात और ये डिमांड उठाना स्टार्ट की। महात्मा गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी 1922 में भी डिमांड की और 1939 में भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की। इसके अलावा एमएन रॉय ने भी, पहले तिलक हो गए, दूसरे एमजी एंड फाइनली एमएन रॉय। अब एमएन रॉय जो थे वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स ब्रीफली जब हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था तो पार्टी आइडियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी थी और उसके फाउंडिंग फादर्स भी पढ़े थे। आप लोग मुझे बताएंगे कि एमएन रॉय कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो एनसीईआरटी में जो मेंशन है उस पर आते हैं हम लोग। इन 1939 महात्मा गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की। अब ये डिमांड इनिशियली तो नहीं मानेंगे बट फाइनली इट वाज एक्सेप्टेड इन 1945 में बात मानी और 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया। कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स का ही है ना। 1946 में उनकी बात फिर इम्प्लीमेंट की गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, तो बनेगी कैसे बनेगी, इलेक्शन होगा, क्या होगा, इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इंडिया में एक ग्रुप आया, ब्रिटिश ग्रुप था वो, ठीक है। अब जो ब्रिटिश ग्रुप था उसको नाम दिया गया इन्होंने कैबिनेट मिशन, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन आया उसने पूरा प्रपोजल तैयार किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी कब कैसे बनेगी, कितने मेंबर होंगे, जो भी चीज़ें प्रोविजंस थी वो सारी की सारी करने का काम किया था कैबिनेट मिशन ने। अब इसमें टोटल कितने मेंबर थे मैं फाइनली आ रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर की बात हम लोग लास्ट ईयर 11th क्लास में कर चुके हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसिस्ट 299 members, 229 were from the British states and 70 were from the princely states is equal to 299। इतने मेंबर्स हमारे यहाँ पर थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1946 में कांग्रेस जो थी उसने भी अपना एक थॉट प्रपोज किया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऐसी होगी जिसमें कि
सारा डिस्कशन हेल्दी होगा और रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही सारी बातें इसमें भी रिपीट की गई जो कि कराची प्रपोज़ल में थी। इसके अलावा कांग्रेस ने वो भी एक विल पावर शो की दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द रिपब्लिक एंड वी विल एंश्योर सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स, जिस सोशल जस्टिस की बात कांग्रेस ने की थी 1946 में भी, पहले भी वो करती आ रही थी, लेकिन क्योंकि बुक में मेन डिबेट 1946 के बाद की दे रखी, इसलिए अपन इसी पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 1946 में जिस सोशल जस्टिस की बात की गई थी, इसको लेकर बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई और डिबेट ये चली कि जो भी हमारे गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर सबके पास क्या राइट टू एम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, ब्रीफली बता देती हूँ। एस सोशल सिक्योरिटी कंसिस्ट पेंशन या पीडीएस एज वेल। पीडीएस का मतलब जो राशन की आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई स्कॉलरशिप मिलना, पेंशन बहुत सारे लोगों को मिलती है, मैं उन वेरियस सेक्शंस के ऊपर नहीं जाऊंगी। विडो को भी मिलती है, सिंगल लेडी को भी मिलती हैं। इसके अलावा पेंशन आपके डिप्राइव्ड सेक्शन को भी मिलती हैं और यही पेंशन जो है वो आपके डिसेबल्स को भी मिलती है। तो हम इन सब पे नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है इसको थोड़े से प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती हैं, और यही इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो प्रिविलेजेस हैं ये कहलाते हैं सोशल जस्टिस। जस्ट एन एग्जांपल, सोशल सिक्योरिटी, जस्ट एन एग्जांपल, रजनी जो है उसको डिप्राइव्ड सेक्शन से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो रजनी को अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है then this scholarship will be considered as a mean or mode of social justice। मुझे अगर स्कॉलरशिप मिलती हैं तो ये भी सोशल जस्टिस का ही एक फॉर्म माना जाएगा, बिकॉज सोशल जस्टिस मीन्स providing some privileges to the deprived section of our society। और इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल सिक्योरिटी, लैंड रिफॉर्म, प्रॉपर्टी, पंचायत, इन सब को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हुई। अब क्या क्या डिबेट्स हुई ये मैं आपको एक बार पढ़ के मैंने यहाँ ऐड किया है डिबेट्स। थोड़ा सी मैं जूम कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। बाकी आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, केटी शाह, मेंबर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हाँ, तो केटी शाह सेड दैट द राइट टू यूजफुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ मैंने पहले आपको क्या कहा, एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को लेकर डिबेट है। एम्प्लॉयमेंट could and should be made real by a categoric obligation on and part of the state to provide useful work to every citizen who was able and qualified। इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो डिस्कशन था वो ये है कि सबको यूजफुल वर्क टू एवरी सिटीजन हु वाज एबल एंड क्वालिफाइड, जो एबल हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको जॉब देने की जो ड्यूटी है वो रहेगी स्टेट की। हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी दास। बी दास देखें, बी दास स्पोक अगेंस्ट क्लासिफाइंग द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एज जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, और उनका स्टेटमेंट भी है, आई थिंक इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव हंगर। अब देखो यहाँ पे हंगर की बात हो रही है, हंगर रेंडर सोशल जस्टिस टू एवरी सिटीजन। सोशल जस्टिस अगेन आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वेरियस इश्यूज़ को लेकर डिबेट हुई। अंबेडकर के बारे में देखें, अंबेडकर्स आंसर वाज द फॉलो। अब इन्होंने ये क्वेश्चन तो किया बी दास ने, अब इसको आंसर करने का काम अंबेडकर ने किया। ये लोग, आप ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, वैसे हम इन पर ज़्यादा अपना टाइम नहीं स्पेंड करने वाले हैं। ऑन द लैंड रिफॉर्म, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। ऑन लैंड रिफॉर्म, नेहरू सेड दैट द सोशल फोर्सेज वर सच दैट लॉ कुड नॉट स्टैंड in the way of the reform, an interesting reflection on the dynamics between the two।
If law and parliaments do not fit themselves into the changing picture, they cannot control the situation. इसमें ये बात कह रखी है कि अगर हमारा लॉ और हमारी पार्लियामेंट अपने आप को चेंज होती हुई सिनारियोज़ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सिचुएशन को भी चेंज नहीं कर सकते हैं. और इसी में ही इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की बात की है कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमारे लॉ कुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ रिफॉर्म्स के रास्ते में कानून कहीं बीच में भी हर्डल नहीं बनेगा. जो लॉ है उसको अपने आप को एडजस्ट करना होगा. ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन लास्ट चैप्टर में कर ही चुके हैं. On the protection of the tribal people and their interests, leaders like Jaipal Singh were shot by Nehru in the following words during the Constituent Assembly debates. It is our intention and our fixed desire to help them as possible and as occasionally and to make them advance. मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, ये आप पूरा खुद पढ़ेंगे. अब लास्ट अपन अगर आते हैं, सेकेंड लास्ट इज even as the Constituent Assembly adopted the title Directive Principle of State Policy to the rights that courts could not enforce, additional principles were added with the unanimous acceptable. These included K. Santhanam's clause that the state shall organize village panchayats and endow them with the powers and authority to be effective units of local government. एंड फाइनली अगर अपन लोग बात करें तो वो है टी.ए. रामालिंगम चट्टियार. ठीक है, इन्होंने भी अपने ही कुछ बातें कही थी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन, कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर और कोऑपरेटिव लाइंस को लेकर रूरल एरियाज़ में. ये पूरा का पूरा पिक्चर आपकी बुक में अवेलेबल है. आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किन किन बातों को लेकर डिबेट हुई थी. हम लोग स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के फाइनल पार्ट को डिस्कस करें. देन द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट्स एंड सोशल चेंज. कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट्स एंड सोशल चेंज. अब कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? कॉम्पिटिटिव की जगह अगर अपन कॉन्फ्लिक्ट भी कहें देन देयर इज़ नो बिग डिफरेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. देखो स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी पर्सन के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं और वही इंटरेस्ट जो हैं वो कुछ सोशल चेंज करना चाहते हैं और कुछ सोशल चेंज नहीं करना चाहते हैं. ब्रीफली आपको अगर एक मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उन पर अपन बाद में आएंगे ही. अब देखो कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट क्या है. ब्राह्मण्स अपनी हेजेमनी, अपने प्रिविलेजेस को मेंटेन करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि नहीं, ये हायरार्की बनी रहे, ये इनइक्वालिटी बनी रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बने रहें. क्यों बने रहें? क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण्स जो हैं वो एक बेनिफिशियरी बन रहे हैं इस हायरार्कियल सोशल सिस्टम के, इस स्ट्राटिफिकेशन के वो बेनिफिशियरी बन रहे हैं. इसलिए ब्राह्मण का इंटरेस्ट क्या कहता है कि ये स्ट्राटिफिकेशन बना रहना चाहिए, क्योंकि उनके और इसके आगे बढ़ के भी ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण्स का ये ओपिनियन रहता है कि ये जो स्ट्राटिफिकेशन है ये कैरी फॉरवर्ड भी होना चाहिए उनके कमिंग जनरेशन्स में. अब स्टूडेंट्स आप इस बात को लेकर मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ऐसे कौन सा एविडेंसेस हैं जिसमें ब्राह्मण से कह रहे हैं, तो मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रही हूँ. क्लास 11th एनसीईआरटी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के देखेंगे, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्राटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन आवर सोसाइटी. तो उसमें आपको ये कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा. वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताती हूँ, चाहे वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्राइब से रिलेटेड हो, ये मेरे पर्सनल और इंडिविजुअल थाट्स नहीं है. सो डोंट टेक इट पर्सनली. मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो बुक में लिखा हुआ है. सो अब अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक जो 11th क्लास की है उसमें मेंशन कर रखा है कि ठीक है, ब्राह्मण्स इसको ना सिर्फ मेंटेन करना चाहते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि ये प्रिविलेज उनकी कमिंग जनरेशन्स में भी ट्रांसफ़र हो. जबकि शूद्रा कम्युनिटी जो है
वो उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना चाहती है, अबॉलिश करना चाहती है कि स्ट्रक्चर ही ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट। एक कह रहे हैं कि बनाए रखो सबके सबको, दूसरे कह रहे हैं कंप्लीटली डिमोलिश करो। ठीक है, तो यही है कि कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट और सोशल चेंज के बीच में क्या रिलेशन है। शुद्रास कह रहे हैं दैट सोसाइटी मस्ट बी चेंज, सोशल चेंज होना चाहिए और ये सोशल चेंज में इक्वालिटी आनी चाहिए। जबकि ब्राह्मण्स जो हैं वो सोशल चेंज के इतने ज़्यादा सपोर्टर नहीं माने गए। वेरी स्पेसिफिकली कहूँ तो ये जो हायरार्कियल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म के ब्राह्मण्स इतने ज़्यादा सपोर्टर नहीं हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हमने इस डाइवर्सिटी को एज अ रिचनेस देखा है। यहाँ पे वेरियस ट्राइब्स रहती हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस की डाइवर्सिटी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। और हम देखें तो एक ही रिलीजन में, एक ही कास्ट में भी बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी और वेरिएशन ऑफ कल्चर देखने को मिलेगा। हमारी पॉपुलेशन की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि मल्टी डायमेंशनल है और ये मल्टी कल्चरल भी है। और इंडियंस को अगर अपन क्लासिफाई करके देखें तो यहाँ पे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में आपको कल्चर बेस्ड, रिलीजन, कास्ट बेस्ड तो डाइवर्सिटी दिखती ही है। इसके अलावा आपको अर्बन एंड रूरल डाइवर्सिटी दिखेगी। आपको रिच और पुअर के बीच में भी एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन दो लिटरेट और इलिटरेट के बीच में भी आपको एक डिवीज़न देखने को मिलेगा। और ये डिवीज़न ना सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बल्कि इलिटरेट भी, मेल और फीमेल, ये भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अर्बन एरिया में देखें तो ये अर्बन एरिया में भी जो वेरियस वर्कर्स हैं उनके अपने कई सारे गिल्ड्स हैं। गिल्ड्स मतलब आप कह सकते हैं उनकी अपनी कुछ डिविज़न्स हैं, यूँ मान लो ना, डिविज़न्स हैं उनके अपने भी, वो भी डिवाइडेड हैं। इसके अलावा देखो जो अर्बन जो भी वर्कर एसोसिएशन है वो तो डिवाइडेड है ही। कैसे डिवाइडेड है? कंस्ट्रक्शन वर्क एसोसिएशन। इसके अलावा ये आ जाते हैं आपकी ई मित्र का एसोसिएशन अलग आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जो दूसरे वेरियस जैसे ये वेंडर एसोसिएशन आ जाएगा, जो कि ठेले थड़ी वाले होते हैं, शॉप्स वाले होते हैं, स्टॉल्स वाले होते हैं, इनको अपन वेंडर कहते हैं। तो ये वेंडर एसोसिएशन दूसरा आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन, जो वर्कर एसोसिएशन है, वो भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इनमें तो आपको क्लियर कट डिवीज़न देखने को मिलता है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि क्लियरली डिवाइडेड नहीं है। अब क्लियरली डिवाइडेड कैसे नहीं है? जैसे मान लो कुछ लोग घर पे ही कोई काम करते हैं, मान लो घर पे ही कोई हाउस होल्ड वर्क करने के साथ ही जैसे कुछ लेडीज़ हैं वो पापड़ वगैरह बनाने का काम करती हैं, तो आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे? उसको अपन ने क्लासिफाई अभी तक नहीं किया। स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी अपने आप में इंक्लूड किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड वो यूनिफॉर्मली वो एक्सेप्टेड हैं। एक्सेप्टेड कैसे हैं? एक्सेप्टेड इस फॉर्म में है कि जो पुअर और मार्जिनल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है उसको एम्पावर करना स्टेट का काम है ना। जो पुअर और मार्जिनल का मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन, इसको एम्पावर करने का काम किसका है? स्टेट का है। इसके अलावा रिमूवल और अबॉलिशन ऑफ पुअर्टी, ये अबॉलिशन करने का काम भी किसका रहेगा? स्टेट का रहेगा। इसके अलावा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी अबॉलिश करने का काम स्टेट का रहेगा और लोगों को गुड लाइफ आर्टिकल नंबर 21 के अंडर प्रोवाइड करने का काम भी स्टेट का रहेगा। दीज ऑल ड्यूटीज़ आर लेवीड ऑन आर स्टेट, ये सारी की सारी ड्यूटीज़ लेवी की गई है ऑन स्टेट। एक ब्रीफली मैं आपको रिवाइज करवा दूँ ये सारी ड्यूटीज़। सो स्टूडेंट्स, कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं? सबसे पहले द पुअर सेक्शन एंड मार्जिनल सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी, इसको एम्पावर करना है, पुअर्टी को मिटिगेट करना है, पुअर्टी का अबॉलिशन करना है, और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड कास्टिज्म को
अबॉलिश करना है और जितने भी ग्रुप्स हैं इनके बीच में इक्वालिटी और इक्वल बिहेवियर को प्रमोट करना है। और अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गुड लाइफ प्रोवाइड करना। गुड लाइफ का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, लाइफ के लिए टैब आपके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। आपके लिए खाना ज़रूरी है तो ठीक है, आपको 2 रुपये किलो गेहूँ मिल जाएगी। ये आपको एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है तो ठीक है, आपके लिए गवर्नमेंट स्कूल में तो एडमिशन बहुत चीप रेट, बहुत चीप चार्जेस पर अवेलेबल है। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी थ्रू RTE फ्री में एडमिशन अवेलेबल है। ये सब कौन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है? ये सब प्रोवाइड करने का काम स्टेट का है। और स्टेट जब ये सब काम करने लगता है तो अपन इसको कहते हैं सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस के बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स की भी डिस्कशन करेंगे और क्या क्या इश्यूज़ हैं रिलेटेड विद दिस सोशल जस्टिस, कि कहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। दिस इज़ रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ।